नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 12 जुलाई, सॉरी माफ़ करना, बट क्योंकि 11 जुलाई कल का सेशन भी हम लोगों ने कवर नहीं किया था, तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर दोनों के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको मैं शुभोदीप आप सबके सामने प्रेजेंट करने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नारी अदालत। देखो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं बात कर ले रहा हूँ क्योंकि रफली इंडिया में पायलट बेसिस के ऊपर ये नारी अदालत वाले प्रोजेक्ट्स को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है और 50 विलेजेस, जी हाँ 50 विलेजेस असम से और जम्मू कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर और असम के टोटल 50 विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर ये यूनिक इनिशिएटिव का पायलट प्रोजेक्ट कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। सो इंडियन गवर्नमेंट ये लॉन्च कर रही है ये नारी अदालत, जो क्या एक यूनिक इनिशिएटिव है जो क्या एस्टेब्लिश करेगी वुमेन ओनली कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, वुमेन ओनली कोर्ट एट विलेज लेवल, और ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फोरम भी होगा जिसके थ्रू वुमेन्स के रिलेटेड जो डोमेस्टिक वायलेंसेस हो या फिर प्रॉपर्टी राइट्स हो उसके रिलेटेड बेसिकली इश्यूज जो है यहाँ पर कंसर्न किए जाएंगे। राइट नाउ कंपोजिशन अगर बात करें तो नारी अदालत में अराउंड 7 से लेकर 9 मेंबर्स होंगी, जिसमें आधी जो मेंबर्स हैं रफली अराउंड वो लोग जिनको हम लोग न्याय सखीज कहेंगे, है ना, वो लोग इलेक्ट किए जाएंगे बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। एंड जो बाकी अदर हाफ ऑफ वुमेन्स होंगी ना, वो वेरियस सोशल स्टैंडिंग्स में या तो वो टीचर भी हो सकती है, या तो वो डॉक्टर हो सकती है, या फिर वो कोई दूसरे सोशल वर्कर्स भी हो सकती है। ओवरऑल नारी अदालत का एम यही है दैट इंडिविजुअल केसेस को एड्रेस करना, अवेयरनेस क्रिएट करना ऑन द सोशल स्कीम्स एज वेल एज एक्सेसिबल और अफोर्डेबल जस्टिस प्रोवाइड करना थ्रू एनी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम या फिर काउंसलिंग या फिर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। और ये है पार्ट मिशन शक्ति का, जो क्या अगेन एक सब स्कीम है ऑफ मिशन शक्ति जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर खुला हुआ है, जो क्या मेन फोकस करता है ऑन स्ट्रेंथनिंग द वुमेन सेफ्टी, वुमेन सिक्योरिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शंस, VRRRs। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंटिन्यू किया है टू कंडक्ट वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शंस इन ऑर्डर टू विड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। ना हमको समझना सबसे तो पहले तो पड़ेगा ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। देखो रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में जो बेसिक डिफरेंस ये है दैट रेपो रेट में लेंडर कौन होता है, लेंड कौन होता है, कौन करता है, RBI, और बोरोवर कौन होती है, बैंक्स, है ना। और रिवर्स रेपो रेट में उल्टा हो जाता है, बोरोवर कौन बोरो करती है, RBI करती है। किसके थ्रू बोरो करती है, कौन पैसे देती है किसको, बैंक्स RBI को पैसे देती है। समझ लो बात। नाउ रेपो रेट जो है वही चीज़ बोला गया दैट रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट ये एक ऐसा रेट है जिसमें सेंट्रल बैंक लेंड करती है मनी, वही है सेंट्रल बैंक RBI लेंड करती है मनी किसको, नॉर्मल बैंक्स को। और रिवर्स रेपो रेट जो है ये ऐसा रेट है जिसमें सेंट्रल बैंक बोरो करती है मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। एंड ये दोनों रेट्स वेदर इट बी रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट, दीज रेट्स आर यूज्ड टू इन्फ्लुएंस लिक्विडिटी, क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इनफैक्ट वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ये क्या होता है? देखो ये एक ऐसा टूल है जो कि RBI के द्वारा यूज़ किया जाता है जिससे मनी अमाउंट ऑफ मनी को मैनेज किया जा सके बैंकिंग सिस्टम में। ना RBI क्या करती है, इस वेरिएबल रेट रिजर्व रेपो ऑक्शंस कैरी फॉरवर्ड करती है, और ये ऑक्शंस इसलिए कैरी किया जाता है जिससे एब्जॉर्ब किया जा सके एक्सेस मनी फ्रॉम द बैंक्स जब भी बैंक्स के लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मरीन हीट वेव्स के बारे में जो क्या डाउन टू अर्थ में हमको देखने को मिला था। राइट क्यों न्यूज़ में क्या था दैट ये जो नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल है ना, वो एक्सपीरियंस कर रही है इंटेंस मरीन हीट वेव, जिसके थ्रू कहा जा रहा है दैट इट माइट लीड टू एक्सट्रीम रेनफॉल इन इंडिया, यूजुअली एरिड नॉर्थ वेस्ट रीजन। इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है ना, वो तो रीजन एरिड है बट वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है। किसके कारण? मरीन हीट वेव्स के कारण। तो सवाल होता है मरीन हीट वेव्स होती क्या है भैया? देखो ये एक ऐसा सिचुएशन है जब कोई भी सी के सरफेस का जो टेम्परेचर है ना एक्सेसिवली हाई चला जाए, राइट, रफली बाई 90% टाइम फॉर एटलीस्ट 5 कंजिक्यूटिव डे के लिए। अगर 90% टाइम मतलब जितना अगर सोचो हीट होता है उसके हीट के भी 90% टाइम अगर ज़्यादा हो कंजिक्यूटिवली फॉर 5 days, then that is the situation of marine heat waves. Marine heat waves not only impact weather system but
इसका जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो मरीन बायोडाइवर्सिटी में भी है। इसके कारण कोलर ब्लीचिंग भी हमें देखने को मिलता है। बहुत समय जो सुंदरबन के मैंग्रोव्स में जो डिक्रीमेंट हो रहा है ना, वो भी इट इज़ हैपनिंग ड्यू टू दिस वेरी फैक्टर, राइट। एंड करंट अगर हीट वेव देख लीजिएगा, वो वार्मर है देन यूजुअल, बहुत ज़्यादा वार्मर हो रहा है, जिसके कारण हमारा नॉर्थ वेस्ट, देखिए ध्यान से समझिएगा, नॉर्थ ईस्ट नहीं, जी हाँ, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये वाला पार्ट ऑफ इंडिया जो है, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पर हमें एक्सट्रीम रेनफॉल देखने को मिल रहा है, राइट। और ये किसका डेटा बता रही है? यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज NOAA का डेटा क्लियरली बतला रही है दैट इंटेंसिटी जो देख लोगे मरीन हीट वेव्स का बे ऑफ बंगाल में, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, राइट। मरीन हीट वेव्स के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे ऑफ कोर्स स्पीशीज़ का हैबिटेट, मरीन हीट वेव्स के कारण क्या होता है, स्पीशीज़ का हैबिटेट एक रीजन से दूसरे रीजन शिफ्ट कर सकता है। इकोनॉमी, अब देखो हैबिटेट अगर शिफ्ट किया जाएगा तो जो मछुआरे जो पकड़ने आएंगे इन फिशेस को, क्या वो वहाँ पर पकड़ पाएंगे? नो, राइट। इनफैक्ट यही नहीं, इसके कारण जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स ले लो या फिर हरिकेन्स ले लो, उसके भी इंटेंसिटीज हमें बढ़ते को देखने को मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स कोरल ब्लीचिंग को हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट, NO2 एयर पोल्यूशन। एक साइंस रिव्यू कमीशन, हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल अलायंस दैट इज HEAL के द्वारा हाईलाइट करती है एक सिग्निफिकेंट हेल्थ इम्पैक्ट ऑन द नाइट्रोजन ऑक्साइड का एयर पोल्यूशन। तो सवाल होता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एयर पोल्यूशन है तो है क्या? देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एयर पोल्यूशन या फिर कोई भी गैसेस का एयर पोल्यूशन हम लोग तब बोलते हैं जब वो गैसेस जो है एक्सेसिव लेवल में हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है, राइट। नाउ बोला जा रहा है दैट एक्सपोजर जो होता है ना NO2 का, इट इज़ मेनली एमिटेड बाई रोड ट्रांसपोर्ट एंड डीजल इंजन्स, है ना, जिसके कारण आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसके कारण आप प्रीमैच्योरली डेथ कर सकते हो, जिसके कारण एस्थमा हमें देखने को मिलता है बच्चों और एडल्ट्स में, और यही नहीं, चिल्ड्रन में हमें ब्रोंकाइटिस के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, राइट। यही नहीं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स के हेल्थ जो है वर्सन भी कर सकते हैं ड्यू टू दिस वेरी फैक्टर। नाउ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में अगर बात करें, ये एक रेडिश ब्राउन गैस है जिसका ऑर्डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पंजेंट ऑर्डर है, एंड ये हाईली रिएक्टिव एयर पोल्यूटेंट है, क्योंकि ये प्राइमरीली रिलीज होते हैं फ्रॉम द कम्बशन प्रोसेस, जैसे व्हीकल एमिशन के थ्रू रिलीज होते हैं, पावर प्लांट्स के थ्रू एमिशन रिलीज होते हैं। एंड NO2 अनडाउटेडली एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है टू द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट इट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, या फिर ओजोन लेयर के डिप्लीशन के कारण भी एक मेजर जो फैक्टर बोला जाता है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस होना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के बारे में, क्योंकि 17th एडिशन जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स का, उसको रिलीज किया गया, जिसमें रैंकिंग निकाला गया रफली 163 इंडिपेंडेंट स्टेट्स और टेरिटरीज का, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ पीसफुलनेस, राइट। ग्लोबल पीस इंडेक्स तो ऑफ कोर्स लेवल ऑफ पीस ही तो हम लोग कंसीडर करेंगे ना। ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, ये कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? सो दैट इंस्टीट्यूट इज इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, राइट। यही नहीं, ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड का लीडिंग मेजर है ऑफ द ग्लोबल पीसफुलनेस। मतलब दुनिया में ऐसी कोई भी पैरामीटर नहीं है जो कि पीस को इतने सटीक तरीके से बेसिकली कैलकुलेट करती है, राइट। जो कि हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स क्लियरली हमें करता हुआ दिखता है, राइट। सो ये मेजर क्या करती है? ये स्टेट ऑफ पीस अक्रॉस 3 डोमेन्स को मेजर करती है। जी हाँ, 3 ऐसे डोमेन्स को ये पीस के स्टेट में बेसिकली ये क्लियरली हमें मेजर करती हुई दिखती है ना। ये कौन कौन से डोमेन है भैया? देखो, ये डोमेन की अगर बात करें, वो डोमेन है आपका जाके लेवल ऑफ सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एक्सटेंट ऑफ ऑनगोइंग डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट उस देश का कितना है, एंड डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन, दैट ओवरऑल वो स्टेट या फिर वो कंट्री जो है कितना लेवल ऑफ मिलिटराइजेशन कर रहा है। क्योंकि देखो, ज़्यादा अगर मिलिट्री पावर है तो क्या वो पीस है? समझने की कोशिश करना, लॉजिक लगाओ, राइट। ज़्यादा अगर ये है तो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट दैट पीसफुल, राइट। सो वही है, ये सब पैरामीटर्स के आधार पर कुछ फाइंडिंग्स भी निकाला गया है, और उस फाइंडिंग्स में जैसे सबसे पहला फाइंडिंग है दैट मोस्ट पीसफुल जो कंट्रीज़ है ना, उसमें कौन कौन आता है? सबसे पहला आइसलैंड। आइसलैंड दुनिया का मोस्ट पीसफुल कंट्री है। उसके बाद आता है डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लीस्ट पीसफुल कंट्री कौन है? अफगानिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान लीस्ट पीसफुल है। उसके बाद यमन है, उसके बाद सीरिया, साउथ सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये सब लीस्ट पीसफुल है। इनफैक्ट जहाँ तक इंडिया की बात करें, इंडिया का 2 स्पॉट क्लाइंब अप हुआ है ना। 128 से 126 पोजीशन हम लोग क्लाइंब अप किए हैं, जिसके थ्रू
अराउंड ओवर 3% इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला पीसफुलनेस, और ये एट्रीब्यूट हम लोग किस चीज़ को कर सकते हैं, टू द रिडक्शन इन वायलेंट क्राइम्स। बट अभी तो मणिपुर वाला वायलेंस इसमें इंक्लूड ही नहीं हुआ है, वो जब इंक्लूड होगा तो अगले साल का रैंक जो है फिर से पीछे ही आने वाला है, ये गारंटी है, राइट, है ना। यही नहीं, दूसरा जो फैक्टर है ऑफकोर्स हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है, और अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत हद तक इंडिया में डिक्रीज हुई है, राइट। तो ये सब कुछ फाइंडिंग्स है जिसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं दैट यस इंडिया हैज़ अचीव, इंडियाज़ पोजीशन जो है ये ओवरऑल बढ़ रहा है, राइट। ओवरऑल डिक्लिनरेशन इन ग्लोबल पीसफुलनेस हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला, और ये डिक्लिनेशन जो 5% का है, जिसके थ्रू ये बोला जा रहा है दैट पीस जो है वर्ल्ड वाइड वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होता हुआ हमको दिख रहा है। नेक्स्ट, इसरो टू ट्रांसफर SSLV टू द प्राइवेट सेक्टर। देखो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये प्लान कर रही है दैट ये जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना SSLV को, उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, है ना। इनफैक्ट SSLV को डिज़ाइन ही किया गया था जिससे ऑन डिमांड सर्विसेज फुलफिल की जा सकी फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट्स जो कि अब 500 किलो तक है, और इन 500 किलो तक के सैटेलाइट्स को लोअर ऑर्बिट में SSLV के थ्रू ही लॉन्च किया जाना था, राइट। तो ये क्या है, ये एक स्मॉल रॉकेट लाइक SSLV है, एंड दे आर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर नैनो एंड माइक्रो सैटेलाइट, जो क्या ऑफर करती है डेडिकेटेड लॉन्च सर्विस विदाउट द नीड ऑफ लार्जर रॉकेट्स। लार्जर रॉकेट्स को आप नीड नहीं चाहिए, आप छोटे छोटे रॉकेट्स के थ्रू भी ये जो सैटेलाइट्स है या फिर नैनो सैटेलाइट्स या फिर माइक्रो सैटेलाइट्स जो है इसको आप आराम से लॉन्च कर सकते हो। इनफैक्ट ये जो मूव है ना टू ट्रांसफर SSLV टू द प्राइवेट सेक्टर, ये कहीं ना कहीं इंडिया का गोल के साथ अलाइन कर रहा है, और इंडिया का गोल क्या है, इंडिया का गोल यही है दैट प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कैसे स्पेस इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो ये तो एक स्टेप हुआ ना, क्योंकि इंडिया बोल रही है दैट यस SSLV का जो हम लोग दायित्व है वो प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे। इसका मतलब क्या, प्राइवेट सेक्टर इसमें एंट्री करेगी, है ना। तो ये तो इंडिया चाहती ही है। नेक्स्ट, क्लस्टर बॉम्ब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक $800 मिलियन का सिक्योरिटी असिस्टेंस पैकेज घोषित किया है यूक्रेन को, जिसके थ्रू यूक्रेन को क्लस्टर म्यूनिशंस प्रोवाइड की जाएंगी। जी हाँ, क्लस्टर म्यूनिशंस वैसे वेपन्स होती हैं जो कि डिस्पर्स करती है एक्सप्लोसिव सब म्यूनिशंस ओवर अ वाइडर एरिया, एंड सिग्निफिकेंट सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी इससे हो सकता है। एक्चुअली में देखो क्या होता है, ये मैं पहले दिखा देता हूँ। जैसे सोचो ये बॉम्ब है, ठीक है, इस बॉम्ब में बहुत सारे एम्यूनिशंस है। अब ये बॉम्ब जब भी ब्लास्ट करेगा ना, ये क्या हो, एम्यूनिशंस ये पूरा रीजन में फैल जाएगा ना, कुछ कुछ जैसे गिरेगा वैसे ही फट जाएगा, कुछ कुछ लेट से फटेगा, राइट। तो ये जहाँ पर भी गिरता है ना, वहाँ के ऑफकोर्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा सकता है, और इसीलिए दुनिया में एक कन्वेंशन भी लाया गया था जिसको कहते हैं कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस। ये क्या कहती है, ये प्रोहिबिट करती है स्टॉक पाइलिंग, प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ क्लस्टर म्यूनिशंस। बट अभी जो ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टेप है, तो ये तो कहीं ना कहीं उसको डिग्रेड कर रहा है ना, इस जो कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अब्यूज़ कर रहा है, राइट ना। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि अभी भी क्लस्टर बॉम्ब्स को अपने पास रखी हुई है, जिसमें आता है USA, रशिया, चाइना, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, यूक्रेन। ये सब ऐसे कंट्रीज़ हैं विच आर नॉट पार्टी टू दिस कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस, राइट। नेक्स्ट, लंबानी आर्ट वॉज देयर इन न्यूज़। क्यों? क्योंकि PM प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रेस किया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसको अचीव किया गया है बाई लंबानी आर्ट। सो ये एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट दोनों मनाया जाता है। किसके द्वारा? कर्नाटक के बंजारा कम्युनिटी के द्वारा, जिसमें ये जो कलर्स यूज़ किए जाती है ना, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट, एम्ब्रॉयडरी काफ़ी ज़्यादा इंट्रिकेट होती है, और मिरर वर्क भी किए जाती है इसमें, राइट। इनफैक्ट यहाँ पे जो स्टिचेस होती है वो कंगारू पैचवर्क के थ्रू किया जाता है, एंड लंबानी आर्ट वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है। क्लोथिंग में तो यूज़ किया ही जाता है, साथ ही साथ टेक्सटाइल, एक्सेसरीज, होम डेकोर आइटम्स, ज्वेलरीज, किस किस में नहीं किया जाता। इनफैक्ट 2010 को जो है ना, लंबानी आर्ट को GI टैग भी मिला था फ्रॉम द कर्नाटका, राइट। और ये किसके द्वारा देखो किया जाता है, कौन से कम्युनिटी? बंजारा कम्युनिटी। तो बंजारा कम्युनिटी के बारे में अगर बात करें, ये कमर्शियल नोमैड्स कम्युनिटी है जिनका रूट्स यूजुअली राजस्थान से है। इनफैक्ट बंजारा जो अभी है ना, बहुत सारे स्टेट्स में देखने को मिलते हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक और राजस्थान, और हर एक रीजन में इनका नाम अलग अलग है। जैसे आंध्र प्रदेश में इसको लंबादा कहता है, कर्नाटक में इसको लंबानी कहता है, राजस्थान में इसको ग्वाड़ या फिर ग्वाड़ाइया कहते हैं, राइट। एंड कौन कौन से लैंग्वेज इनके द्वारा यूज़ किया जाता है? इनके द्वारा लैंग्वेज यूज़ किया जाता है वो है गोडबोली, है ना, या फिर ब्रिंजाली। ये एक इंडिपेंडेंट डायलेक्ट है जो क्या इन रीजन्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के बारे में। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इंडिया ने एक्सेप्ट किया इन्विटेशन
यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का, क्योंकि एंटोनियो गुटेरेस ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया था दैट प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए ये ग्लोबल चैंपियन फॉर ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप। ये तो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप जो अपने आप में है, इसको सेटअप किया गया था कब? 2022 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल के द्वारा, और इसका मेन एम था दैट कैसे एड्रेस किया जा सके अर्जेंट ग्लोबल इश्यूज जो क्या फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, एनर्जी, फाइनेंस एंड डिफरेंट अदर ग्लोबल रिस्पॉन्स के थ्रू ग्लोबल रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटेड अगर रिस्पॉन्स हो तो ऑफकोर्स फूड सिक्योरिटी हो या फिर एनर्जी हो या फिर फाइनेंस हो, इनसे हम लोग आराम से लड़ भी सकते हैं। इनफैक्ट इसको ओवरसी किया जाता है बाय द चैंपियंस ग्रुप, जो क्या कंसिस्ट होता है ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम कहाँ, बांग्लादेश, बार्बाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया एंड सेनेगल। इनफैक्ट इंडिया का जो डिसीजन था ना टू जॉइन द ग्रुप, ये कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर रही है दैट यस हमारा जो दुनिया में ग्लोबल लीडरशिप है, कमिटमेंट है, और जो हम एड्रेस करना चाहते हैं ग्लोबल चैलेंजेस को, तो यस हम उस डायरेक्शन में काम भी कर रहे हैं। एंड इंडिया का पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं इन्हांस करेगा यूनाइटेड नेशंस का एफर्ट को इन फाइंडिंग इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर द डेवलपमेंट इशू वर्ल्ड वाइड, स्पेसिफिकली कौन से कंट्रीज में? डेवलपमेंट कंट्रीज में, राइट। सो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।